Hello students. Now we take another article. Article is to find out electrostatic potential energy of a system. Potential energy of a system of more than 2 point charges. Okay. In previous article हमने किन्हीं दो चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट किया था, बट नाउ वी टेक ए सिस्टम विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 point charges. In this situation, what will be electrostatic potential energy? क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि दो से अधिक चार्ज का कोई सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. तो टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मोर देन 2 point चार्जेस. क्लियर? नाउ वी टेक 3 points A, B and C. These are 3 points. Clear? There is no electric field. So we can say that there is no electric field, but we want to make a system of 3 charges. Suppose charges Q1, Q2 and Q3 are situated at infinity. Q1, Q2, Q3 are situated at infinity. It means there is no mutual interaction between them. So if we bring first charge Q1 at A, then you have to work. Suppose this is W1. Next, in second case, we bring charge Q2 at B. Then in next stage आपको वर्क फिर करना पड़ेगा. That is suppose कीजिए कि W2. फिर Q3 को पॉइंट C पर लाएं, तब फिर अलग वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन W3. तो फिर पहले वाले को लाने में किया गया वर्क डन W1, दूसरे वाले चार्ज को B पॉइंट पे लाने में किया गया वर्क W2, तीसरे चार्ज को यदि Q3 को C पर लाने में किया गया वर्क डन जो है वो W3. It means what will be total work done? Then we can say that W equal W1 plus W2 plus W3. तो this is idea of this derivation कि इंडिविजुअल चार्ज को इंफिनिटी से इन पे लाके बिठाइए और बढ़ाने के बाद में जो है कितना वर्क डन जो है प्रत्येक स्टेप में करना पड़ रहा है उस वर्क डन को कैलकुलेट कीजिए और फिर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए वर्क को जो है सम अप कर दीजिए. क्लियर? तो अब हम जो है सबसे पहले चार्ज Q1 को A पर लाते हैं, तो फिर वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 at A फ्रॉम इन्फिनिटी से ला रहे हैं. तो फिर W1 इक्वल, तो what is general formula of work done? Charge brought multiply by potential at that point. तो W1 equal charge brought into potential at A, electric potential at A. Clear? So we can write W1 equal charge brought Q1, this is Q1, and electric potential at A
तो मैंने शुरू में कहा था कि यहां ए पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि इस सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, देन वी कैन जीरो, सो W1 इक्वल जीरो। दिस इज वर्क डन W1, और ये चार्ज Q1 आपका यहां आ चुका है। लेकिन अब चार्ज Q2 को हम B पर लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि यहां से और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपके पास में R12 है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एट B। ठीक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वही फॉर्मूला W2 इक्वल चार्ज ब्रॉट इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, then we can write as W2 equal charge brought into electric potential at B। क्लियर, तो W2 equal charge brought, this is Q2, multiply by electric potential at B। थिंक, सोचो, यहां पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। जनरल फार्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का KQ/R, लेकिन Q की जगह Q1 लिख दोगी, डिस्टेंस R की जगह क्या लिख दोगी, R12 लिख दोगी। तो फिर पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1 वी कैन राइट KQ1 अपॉन R12। क्लियर, then W2 equal KQ1 Q2 upon R12, this is second। क्लियर, इसका मतलब पहले वाले चार्ज को यहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, जीरो। दूसरे वाले चार्ज को यहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, W2 KQ1 Q2 अपॉन R12, तो ये चार्ज Q2 यहां आ गया। नेक्स्ट, अब Q3 चार्ज को हम उसी पॉइंट पर लाते हैं, तो फिर एक बार फिर से देखिए क्या आता है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 एट C। तो व्हाट इज फॉर्मूला, W3 इक्वल चार्ज ब्रॉट into electric potential at C। ठीक है, तो W3 इक्वल चार्ज Q3 इंटू Q3 लेकर आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C, देखिए C पॉइंट पे मैं कंसीडर कर लेता हूं C पॉइंट की A से डिस्टेंस R13 और B से डिस्टेंस R23। इसका मतलब C पर पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां। Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना एंड Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना, दोनों पोटेंशियल का सम करना पड़ेगा और वही सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C बनेगा। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए पहले Q1 की वजह से पोटेंशियल, तो फिर KQ1 अपॉन R13, Q1 डिस्टेंस R13 प्लस KQ2 डिस्टेंस कितनी Q2 से, R23, क्लियर। और ये हमारे पास में जो है चार्ज कितना पहुंच गया Q3, और ये वर्क डन W3 हो गया। लेकिन इसको हम ब्रैकेट ओपन करके भी इस वर्क डन W3 को लिख सकते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, ये मैंने चार्ज जो है वो बारी बारी से पहले Q1 को, फिर Q2 को, फिर Q3 को यहां हमने लाकर के बिठाया है। तो हमने रेस्पेक्टिवली कितना वर्क डन किया, W1 इक्वल 0, W2 इक्वल इतना और W3 इक्वल ये। तो फिर मैं यहां रिमूव कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
W3 इक्वल के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, दिस इज वर्क डन W3 इक्वेशन थर्ड। ठीक, तो फिर टोटल वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल वर्क डन या फिर क्या कहें और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल या U इक्वल W इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3। दिस इज इक्वेशन 4। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ W1 W2 W3? इनकी वैल्यू जो आपके पास है इसमें पुट कर दें। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो वी गेट क्या मिलेगा? U इक्वल W इक्वल W1 0 प्लस W2 के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 upon R23. Then total work done and potential energy can be written as, क्लियर? तो अब आप यहां तक पहुंच जाइए, मैं उधर का रिमूव करने जा रहा हूं और ये चार्ज हमने Q1 यहां पर Q2 यहां पर ला करके बिठा दिया है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। ये 3 चार्ज सिस्टम किस तरीके से बना। ठीक, तो फिर now U equal W equal K Q1 Q2 upon R12 plus K Q1 Q3 upon R13 plus K Q2 Q3 upon R23। ठीक है, बट यू कैन राइट इट इन समेशन फॉर्म। तो समेशन फॉर्म में कैसे लिखें? तो U इक्वल W इक्वल के समेशन देयर आर 2 सबस्क्रिप्ट, फर्स्ट पोजिशन एंड सेकेंड पोजिशन 1 and 2, so we take 2 सबस्क्रिप्ट I equal 1, J equal 1, but I not equal to J। कहां से स्टार्ट हो रही है वैल्यूज? 1 से। तो I की वैल्यू भी 1 हो सकती है, J की भी वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन I not equal to J नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी स्टेप ऐसी नहीं है जिसमें Q1 R11 हो, Q2 और R22 हो, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो फिर ये कंडीशन लगेगी कि I कैन नॉट बी इक्वल J। लेकिन I की वैल्यू कहां तक जाएगी? 3 तक। J की वैल्यू भी कहां तक जाएगी? 3 तक। तो फिर इन दिस सिचुएशन यू कैन राइट QIQJ अपॉन RIJ। ठीक, ये आपके पास में ये जो है ये समेशन फॉर्म आ गई। ठीक, तो फिर आप I की जगह 1 पुट कर दो, J की जगह 2 पुट कर दो, तो फिर Q1 Q2 अपॉन R12 बन जाएगा। लेकिन दोनों सेम नहीं रखना। फिर I की जगह यदि 1 और J की जगह 3 पुट कर दे तो फिर ये स्टेप बन जाएगी, और I की जगह 2 और J की जगह 3 पुट कर दे तो ये स्टेप बन जाएगी। इसका मतलब ये स्टेप 1 से और कहां तक जाएंगी? ये 3 तक जाएंगी, लेकिन कभी भी सेम नहीं होगी स्टेप। इसका मीनिंग ये निकला
कि जो है ये आपके पास में जो समेशन फॉर्म है ये 6 स्टेप है। क्यों? क्योंकि एक बार i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, इन दिस सिचुएशन q1 q2 अपॉन r12। पर ठीक इसका रेसिप्रोकल करें, j इक्वल 1 और i इक्वल 2, देन यू कैन राइट q2 q1 q2 q1 अपॉन r21। इसका मतलब समेशन फॉर्म जो है वो बोथ साइड समेशन देगी, बोथ समेशन देगी। एक बार फॉरवर्ड 1 2, एक बार 2 1। इसका मतलब एक ही स्टेप कितनी बार ऐड हो गई? 2 टाइम्स ऐड हो गई। तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट भी 2 टाइम्स ऐड हो गई और उससे नेक्स्ट वाली भी कितनी हो गई? 2 टाइम्स ऐड हो गई। तो 2 टाइम्स ऐड हो गई तो टोटल स्टेप 6 बन गई, लेकिन आपके पास में तो सिर्फ उनका हाफ ही है। तो फिर यहां हमें 1/2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल स्टेप यदि 1/2 नहीं लगाते हैं तो ये कितने स्टेप बनती हैं? ये 6 स्टेप बनती हैं, जिनमें 2 सेम होंगी। तो फिर हमें तो उनकी हाफ ही चाहिए ना, इसलिए हम 1/2 कर देंगे। क्योंकि वो जो 2 स्टेप लिखी जाएंगी, 6 स्टेप लिखी जिनमें 2 सेम हैं, तो उनमें 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 स्टेप रह जाएंगे आपके पास। क्लियर? तो इस तरीके से इस लॉजिक को से हम इसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहां पर ये वैल्यू जो है वो 1/2 क्यों लगाई गई है। नाउ दिस इज इक्वेशन 5th, ये 5th इक्वेशन होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, u इक्वल w इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 समेशन i इक्वल 1 to j इक्वल 1 i नॉट इक्वल j। ठीक, i इक्वल 3 j इक्वल 3 QI QJ अपॉन RIG। क्योंकि K की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी? K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दी। ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है वो मोर देन 2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, पहले चार्ज को लाने में कितना वर्क, दूसरे को लाने में कितना वर्क, तीसरे को लाने में कितना वर्क, तो टोटल कितना वर्क, यही वर्क जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। लेकिन अब इसी तरीके से हम n चार्जेस के लिए सिस्टम के लिए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लिमिट चेंज करनी है। इसको 3 की बजाय कहां तक टेंड्स टू एक्सटेंड कर दें, इसको एक्सटेंड कर दें कैपिटल N चार्जेस तक। तो फिर मैं नेक्स्ट यहां लिख रहा हूं फॉर n चार्ज सिस्टम, फॉर ये आपने नोट कर लिया होगा, फॉर n चार्ज सिस्टम for n charge system, n charge system by using equation 6, by according to equation 6 according to equation 6 according to equation 6, this is according u equal w equal 1/4 pi epsilon naught 1/2 summation I equal 1 j equal 1 but I not equal j and I equal n or j equal n qi qj upon rij। This is potential energy for n charge system। इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करके मैंने ऐसे लिख दिया है, कितने के लिए? n चार्ज सिस्टम के लिए। दिस इज इक्वेशन 7। तो अब आप इसे नोट कर सकते हो और ये आर्टिकल तुम्हारा जो है वो फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, तो वो क्या होगा देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है वर्क डन इन रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो फिर राइट डाउन वर्क इन रोटेशन ऑफ वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field. Work in rotation of electric dipole in a uniform electric field. चलिए, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करें तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है E. So you can assume that there is positive plate, there is negative plate. Clear? Then the direction of electric field intensity will be from positive to negative. तो ये समझ लिया होगा, यहां पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव प्लेट है, इसलिए मैंने एरो इधर लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखाई। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो ये है, ठीक। इट मींस ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये पॉइंट और ये ए बी, ए एंड बी। तो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो इधर, यहां माइनस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये पी की डायरेक्शन है, ठीक। और किसी इंस्टेंट जो है एंगल थीटा के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। लेकिन अब लॉजिक समझिए, इधर नेगेटिव प्लेट है, यहां पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू चार्ज है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को इधर ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो अट्रैक्ट करेगी। लेकिन हम इसको रोटेट करें तो फिर ये चार्ज इससे डिस्टेंस पे जाएगा, तो हमें अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, क्यों? इधर कौन सी प्लेट है? नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव, और इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो दूर जाएगा, तो फिर अट्रैक्शन के जो अगेंस्ट वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो फिर अब आप इसको सिंबल के तौर पर आप केवल देख सकते हैं। अब हमें जो है इसे एक बहुत कम एंगल के ऊपर और रोटेट डी थीटा के ऊपर रोटेट करना है, सपोज कीजिए। ये हमें डी थीटा, ये सेकंड सिचुएशन है। तो ये सेकंड सिचुएशन क्या है? ए डैश और दिस इज बी डैश, दिस एंगल इज डी थीटा। और हमें जाना कहां पर है इसको लेकर के? तो पहले कौन सी पोजीशन थी? ए बी, फिर दूसरे वाली कौन सी पोजीशन हुई? ए डैश बी डैश, और ये हो गई फाइनल पोजीशन। दिस इज ए डबल डैश और बी डबल डैश। फिर ये कितना एंगल बना रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? लास्ट ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा नॉट, ये वाला एंगल थीटा नॉट, ये एंगल थीटा और ये एंगल डी थीटा, ठीक है। तो फिगर आपको पता लग जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। किसी इंस्टेंट ए बी जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, उसको थोड़ा सा जो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा किया तो ए डैश बी डैश कंडीशन आई, और थीटा नॉट किया तो फाइनल स्टेज हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश आई। तो फिर अब हमें कितना वर्गन करना पड़ेगा? इस वर्गन को हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर देखिए वर्गन क्या होगा? इन फिगर देयर इज एन इलेक्ट्रिक dipole, there is an electric dipole AB
AB having electric dipole moment P vector. ठीक है, तो there is an electric dipole AB having electric dipole moment P. The dipole makes an angle theta with electric field E at any instant. किसी इंस्टेंट कितना एंगल बनाता है? थीटा. तो द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एनी इंस्टेंट. तो फिर जब थीटा एंगल पे है तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? तो फिर मैं नीचे लिख रहा हूं, टॉर्क experienced by the dipole. तो what is torque formula? Tau equal PE sin theta. This is equation first. कि जब वो थीटा एंगल पर है तब वो कितना जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो टॉर्क टो आ जाएगा आपके पास PE sin थीटा. क्लियर? लेकिन अब हम इतना टॉर्क लगा करके इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा दें तो फिर इसमें हमें कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. तो देखिए, इफ द dipole is angularly displaced through if the dipole is angularly displaced through d theta, then small amount of work done. dW. What is formula of work? Force into displacement. But in case of rotational motion, force is replaced by torque, and linear displacement is replaced by angular displacement. So dW equal tau into d theta. This is equation second. By using first and second, then dW equal PE sin theta d theta. This is equation third. कि आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा d थीटा से डिस्प्लेस करने के लिए. ठीक है, लेकिन हमें केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं चाहिए. हम चाहते हैं डाइपोल को थीटा इक्वल 0 से थीटा इक्वल थीटा नोट तक डिस्प्लेस करें, तब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगी? तो फिर क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकालेंगे? इफ द dipole is displaced through theta equal 0 degree to theta equal theta naught, then total amount of work done, then total amount of work done. तो by integration of 3, तो on integration equation 3, work done, then total amount of work done on integration of 3,
इक्वेशन 3 देखिएगा, हमें 3 का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फिर क्या रिजल्ट लिखा जाएगा वो देखिए, बाय इंटीग्रेशन ऑफ 3, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो फिर W इक्वल फ्रॉम 0 to थीटा नॉट एंड PE साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से थीटा नॉट के बीच में, तो यह रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो फिर अब हम इसका इंटीग्रेशन करके टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे और ये काम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।